इलॉन मस्क के एम्प्लॉय बिल राइली ने इलॉन मस्क से कहा, इलॉन इस चीज के लिए कम से कम 3 महीने लगेंगे। इतना ज्यादा टाइम मुझे किसी भी हालत में ये फरवरी तक चाहिए। एक्चुअली हुआ ये था कि इलॉन मस्क स्टारशिप की प्रेजेंटेशन लोगों को दिखाना चाहते थे कि वो स्टारशिप का मॉडल क्रिएट कर चुके हैं और इसके लिए वो अपनी टीम को पुश कर रहे थे। अपनी टीम पर और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने के लिए उन्होंने ये चीज अपने एम्प्लॉय के सामने ट्वीट ही कर दी। वी विल बी पब्लिकली शोइंग स्टारशिप एट 8 PM ऑन थर्सडे February 10, 2022। ट्वीट करने के बाद इलॉन बोला, ये ट्वीट चला गया है, अब मुझे ये काम कंप्लीट चाहिए। अब ऑब्वियसली ये काम एग्जैक्टली टाइम पर हुआ। प्रेजेंटेशन का दिन था और इलॉन मस्क नासा के डायरेक्टर्स के साथ बैठे थे। मस्क ने नासा के डायरेक्टर से कहा, अगर चाइना हमसे पहले मून पर पहुंच गया तो ये एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे रशिया ने स्पुतनिक लॉन्च किया था। हम सबको शॉक लगेगा कि वो लोग मून पर है और हम सब यहाँ पर एक दूसरे पर केस कर रहे हैं। फिर इलॉन मस्क ने नासा के डायरेक्टर्स को चाइना के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया। जब भी मैं चाइना जाता हूँ वो लोग मुझसे पूछते हैं, इलॉन हम अपने देश को और ज्यादा इनोवेटिव कैसे बनाए। मेरा एक ही जवाब होता है, अपनी अथॉरिटी को चैलेंज करते रहो। ये सुन के नासा के लोग सीरियस हो गए और मस्क की बात पर सोचने लगे। उतनी देर में इलॉन का बेटा एक्स वहां पर आ गया। वो इलॉन के साथ चेयर में बैठा और एक फोक से चीज डिप खाने लगा। नासा के एक डायरेक्टर ने उसे प्यार करते हुए फोक की जगह स्पून दे दिया। ये किसी भी चीज से बिल्कुल नहीं डरता, ये मेरी तरह फियरलेस है। हमारी पूरी फैमिली ऐसी है। डिनर के बाद सब लोग लॉन्च पैड पर जमा हो गए जहां पर स्टारशिप लाइट्स के बीच में चमक रहा था। मस्क ने अपनी स्पीच में कहा, अर्थ को ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन साल हो गए हैं और इस 4.5 बिलियन साल में अब हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि अर्थ वाले एक्चुअल में मल्टी प्लैनेटरी बन पाए। ये अपॉर्चुनिटी विंडो कब तक खुली है हमें नहीं पता। कल को कोई भी एस्ट्रॉयड आ सकता है और हमसे टकरा सकता है और शायद दोबारा से ये मूवमेंट कभी भी ना आए। इसलिए हमें हर चीज बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। मैं सारी साइंस फिक्शन मूवीज को रियलिटी में बदलना चाहता हूँ। जुलाई 2022 में सियाटल में स्टारलिंक की सैटेलाइट हाई प्रोडक्शन में काम कर रही थी। हर हफ्ते फैल्कन 9 रॉकेट्स फ्लोरिडा से लॉन्च हो रहे थे और हर एक फ्लाइट में इलॉन मस्क 50 स्टारलिंक सैटेलाइट ऑर्बिट में भेज रहा था। ये सब होने के बावजूद इलॉन मस्क को हर चीज स्लो लग रही थी। फरवरी में जो स्टारशिप का उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था वो चाहते थे कि उसका बूस्टर जल्दी से जल्दी टेस्ट किया जाए, जिसका काम बोका चिका की टीम को दिया गया था। मस्क के सीनियर मैनेजर मार्क जंकूजा इलॉन के पास आए और कहा, इलॉन मुझे लगता है कि बोका चिका की प्रोग्रेस अगर हमें जल्दी करनी है तो हमें अपने कुछ लोग यहाँ से वहाँ भेजने पड़ेंगे। इलॉन मस्क का ये काम करने का तरीका है कि जब जल्दी कुछ नहीं हो रहा तो टॉप मैनेजमेंट को हिला दो। इलॉन ने कहा, हाँ टॉप मैनेजमेंट तो जाएगी ही, लेकिन साथ में तुम्हें भी वहाँ जाना है। और जैसे कि इलॉन ने कहा, जंकूजा भी बोका चिका चले गए। मार्क जंकूजा में इलॉन वाली एनर्जी थी। वो भी हर चीज बहुत जल्दी चाहते थे। वो अपनी टीम को मोटिवेट कर रहे थे सब कुछ जल्दी करने के लिए। इलॉन मस्क मार्क जंकूजा को अपना मार्क एंटनी कहते थे, इन शॉर्ट राइट हैंड मैन। मस्क और जंकूजा को बोका चिका की टीम पसंद थी, खासकर बिल राइली और सैम पटेल। लेकिन मस्क को लगता था कि ये लोग थोड़े फट्टू हैं। बिल काफी कुछ अच्छा एग्जीक्यूट कर देता है लेकिन लोगों को जल्दी फीडबैक नहीं दे पाता, उन लोगों को फायर नहीं कर पाता। 4 अगस्त को मस्क गीगा टेक्सास में थे। उन्होंने वहां से बोका चिका टीम के साथ एक वीडियो कॉल रखी। बोका चिका की टीम उन्हें अपने काम की स्लाइड्स दिखा रही थी। स्लाइड्स देख के मस्क को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, ये सारी टाइमलाइन बकवास है, ये एक मेगा फेल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नो फकिंग वे कि ये इतना टाइम लग जाए। मस्क ने कहा कि स्टारशिप पर हर रात हम मीटिंग करेंगे, 7 दिन, हर एक दिन, हर रिक्वायरमेंट को हम क्वेश्चन करेंगे। जरूरी नहीं कि प्लान में जो हर चीज है वो हमें चाहिए, जितनी चीजें नहीं चाहिए वो सब चीजें हटा दो। फिर इलॉन मस्क ने अपनी टीम से नेक्स्ट क्वेश्चन किया, बूस्टर को लॉन्च पैड पे कितने दिन में रख सकते हो? इसके लिए टीम मेंबर ने कहा, इलॉन इसके लिए कम से कम 10 दिन लगेंगे। मस्क ने सीधा बोला, अगर हम सब 9 से 5 वाली मेंटालिटी रखेंगे तो हम ह्यूमन डेस्टिनी को कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। मस्क ने ये मीटिंग एंड करी और कहा, आज मेरी ट्विटर की शेयर होल्डर प्रेजेंटेशन है, मैं इस प्रेजेंटेशन के बाद रात को तुम लोगों से दोबारा बात करता हूँ। ये टीम इलॉन मस्क से बात करके कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकली। सारे के सारे टीम मेंबर्स बाहर पार्किंग लॉट की तरफ चले गए और अपने लीडर जंकूजा के आसपास जमा होने लगे। वो अपने फोन को स्पिन करते हुए बिल्कुल रॉक स्टार की तरह सेंटर में खड़ा था। उसका कोई मूड नहीं था कि वो अपनी गाड़ी में जाके रिलैक्स करे। वो ये समझ गया था कि उसकी टीम थोड़ी टेंशन में है क्योंकि बहुत सारे लोगों को फायर किया जाएगा और सबको थोड़ी मोटिवेशन और एनर्जी की जरूरत है। बिल्कुल उस हाई स्कूल टीम कैप्टन की तरह जंकूजा ने अपनी टीम से कहा, चलो क्यों ना सामने वाले बार में जाके थोड़ी पार्टी की जाए। सबके चेहरे पर एक्साइटमेंट आ गई। जब वो अपने ऑफिस के बाहर पहुंचे तो वहां पर देखा कि वो तो बंद है। सब लोग निराश हो ही रहे थे कि जंकूजा ने अपनी जेब से क्रेडिट कार्ड निकाला और उस क्रेडिट कार्ड से बार को खोल दिया। चलो सब अंदर चलो, जंकूजा ने कहा, आज रात हम थोड़ा चिल करते हैं। एक एम्प्लॉय को उन्होंने बियर और स्कॉच डालने के लिए कहा और हंसते हुए दूसरे एम्प्लॉय की तरफ इशारा किया जिसका नाम था मैकेंजी। वो थोड़ा शर्मीला किस्म का आदमी था। जंकूजा ने कहा, देखो अगर हम पकड़े जाते हैं तो हम मैकेंजी का नाम ले लेंगे। इस पर सब हंसने लग गए। इलॉन के बिना जंकूजा ने अपनी टीम को रिलैक्स करना स्टार्ट किया। अपने एक टीम मेंबर का मजाक बनाते हुए उसने कहा,
कहा, देख तू इलॉन मस्क से इतना डरता क्यों है? क्यों अभी तक तेरे इतने गट्स नहीं हो रहे कि तू उसको बता पाए कि जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो तू टाइम पे नहीं बना पाएगा। जंकूजा ने अपनी एल्बोस को उठाया और पक 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 चिकन की साउंड करने लगा। तू मुर्गी नहीं है, समझा? उसके बाद एक यंग इंजीनियर ये सारी बातें सुन रहा था। जंकूजा को इम्प्रेस करने के लिए वो अपनी एक्सट्रीम स्कीइंग एडवेंचर स्किल्स के बारे में बताने लगा कि देखो मैं कहां से कूद सकता हूँ। जंकूजा इस पर हंसा और उसने अपना फोन निकाला। उस फोन में जंकूजा ने एक वीडियो दिखाई। इस वीडियो में जंकूजा इलास्का में स्कीइंग कर रहा था और पीछे से एवलांच टूटा हुआ था। इंजीनियर की आंखें बड़ी होगी, क्या ये सच में तुम हो? जंकूजा इस पे हंसा और कहा, बिल्कुल, देखो रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जब तुम रिस्क ले रहे हो तो उसका मजा उठाओ। अब सुबह के 3:24 हो चुके थे और जंकूजा का फोन बजा। इस टेक्स्ट में लिखा था, किसी भी तरीके से हमें बूस्टर 7 को लॉन्च माउंट पे रखना है आज रात के 12 बजे तक या उससे भी पहले। सब लोग ये मैसेज पढ़कर चुप हो गए। इसका मतलब था कि जो सब लोग सोच रहे थे कि ये काम वो 10 दिन में करेंगे, इलॉन मस्क ने उसके लिए सिर्फ 1 दिन दिया था। सुबह का वक्त था और इलॉन मस्क बस कुछ ही घंटे सोया था। फिर भी वो अपनी ब्लैक टी शर्ट पहन के अपनी टीम के पास आ चुका था, जिसके ऊपर लिखा था ऑक्यूपाई मार्स, जहां बूस्टर 7 को पावरफुल रैप्टर इंजन में फिट किया जा रहा था। मस्क अपनी टीम के पीछे ही खड़ा था। उस एरिया में बहुत सी चीजें पड़ी हुई थी, केबल्स, चेन्स, इंजन पार्ट्स, टूल्स और लगभग 40 लोग वो कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे थे। इलॉन मस्क वहां पे अकेला था जिसने हेलमेट नहीं पहना था। तब इलॉन मस्क की नजर केल पर पड़ी, जो कि एक सीनियर इंजीनियर था जो अपना काम कर रहा था। इलॉन मस्क ने सीधा एक ही सवाल पूछा, ये जिस पार्ट पर तुम काम कर रहे हो वो जरूरी क्यों है? केल को इलॉन मस्क की आदत हो गई थी और उसने कामली जवाब दिया। मस्क का असेंबली लाइन में विजिट इतना कॉमन हो गया था कि लोग उसके आने पर उसे देखते भी नहीं थे। वो अपने काम से काम करते रहते। इसके बाद इलॉन मस्क ने अपना दूसरा फेवरेट सवाल पूछा, क्या इसे हम और जल्दी नहीं कर सकते? ये सारे सवाल पूछने के 1 घंटे के बाद इलॉन मस्क नीचे उतरा और 100 मीटर तक पैदल कैंटीन में गया। इलॉन मस्क का वन ऑफ द फेवरेट इंजीनियर एंडी क्रेब्स ऊपर से ये सब देख रहा था और उसने मुस्कुराते हुए वॉल्टर आइजैक्सन से कहा, जिन्होंने इलॉन मस्क पर बुक लिखी। कई बार मुझे लगता है कि इलॉन मस्क हमें दिखाने के लिए ये सब करता है। वो हमें ये दिखाना चाहता है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है, तभी वो बार बार इस असेंबली लाइन में ऊपर नीचे चढ़ता रहता है और वापस कैंटीन में जाता है। जब वॉल्टर आइजैक्सन इलॉन मस्क के साथ अकेला था तो उसने उससे यही सवाल पूछा, जिस पर इलॉन ने कहा, अरे नहीं, मुझे बस सनस्क्रीन लगानी थी ताकि मुझे सनबर्न ना हो जाए। फिर थोड़ी देर तक वो आसमान में घूरता रहा और फिर दोबारा से बोला, हाँ लेकिन ये सच भी है, अगर सोल्जर्स एक जर्नल को बैटलफील्ड में देखते हैं तो वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। किसी भी वॉर में जहां पर नेपोलियन होता था, उसकी आर्मी वहां पर सबसे अच्छा काम करती थी। अगर मैं अपनी टीम के साथ सिर्फ खड़ा भी हो जाता हूँ तो ये लोग सोचेंगे कि कम से कम मैं पूरी रात पार्टी तो नहीं कर रहा। इसके साथ साथ ही इलॉन मस्क ने इशारा भी दिया कि रात को जो उसकी टीम ने बार में पार्टी की थी उसके बारे में उसे पता था। रात के ठीक बाद एग्जैक्टली उसी टाइम पर जो मस्क ने कहा था, बूस्टर 7 स्टारशिप में लग चुका था और सब लोग उसे देखने आ गए थे। इलॉन मस्क की पत्नी ग्राइम्स भी वहां पर अपने बेटे एक्स के साथ आ गई थी। एक्स खुशी से रॉकेट के आसपास डांस करने लगा। जब रॉकेट को सीधा लॉन्च पैड पर खड़ा कर दिया गया तो वो मून की रोशनी में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। पर उसी वक्त जब बूस्टर 7 को टेस्ट करने का टाइम आया, अचानक से उसकी हाइड्रोलिक लाइन टूट गई और तेल और पानी का मिक्स स्प्रे सब पर गिरने लगा। ग्राइम और एक्स में भी ये लिक्विड बहुत गिरा। ग्राइम ये देख के डर गई। उसने लगा ये कोई टॉक्सिक केमिकल तो नहीं, लेकिन इलॉन मस्क ने हंसते हुए कहा, अरे मुझे तो ये हाइड्रोलिक फ्लूइड की स्मेल सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है। ये एक मूवी एपोक्लिप्स नाउ का फिल्मी डायलॉग था जो इलॉन मस्क ने बचपन में देखी थी। इलॉन मस्क के बेटे एक्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी ग्राइम्स अपने बेटे को लेके घर वापस चल गई ताकि वो उसे नहला सके। मस्क ने अपने बेटे एक्स को देखते हुए कहा, मुझे लगता है ये बिल्कुल भी नहीं डरता और ये आगे चल के इसके लिए प्रॉब्लम का कारण भी बन सकता। रिसेंटली 2024 में हमें ये काउंटडाउन सुनने को मिला था, 5, 4, 3, 2, 1 और स्पेसएक्स का सुपर हैवी बूस्टर ब्लास्ट हो गया था स्टारबेस। इस लॉन्च के बाद बूस्टर सिर्फ वापस धरती पर नहीं आया, बट उसे बीच एयर में 2 जायंट चॉपस्टिक्स ने कैच भी किया। ये सीन जो आज तक मूवी में भी नहीं दिखाया गया था और ये सब तभी हुआ क्योंकि इलॉन मस्क और उसकी टीम बहुत ज्यादा एग्रेसिव है एग्जीक्यूशन में, हद पार मेहनत, उन्हें हर चीज जल्दी चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है कि स्टारशिप इतना स्पेशल है क्यों? स्टारशिप सिर्फ एक रॉकेट नहीं है, ये आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी रॉकेट है। इसकी हाइट 230 फुट है और इसमें 33 पावरफुल रैप्टर इंजन लगे, जिसकी वजह से ये बहुत भारी चीज जैसे कि 150 टन की चीजें स्पेस तक पहुंचा सकता है। बूस्टर अपना ऑर्बिटल काम करके जब अर्थ पर वापस आया तो सारी टीम एक्साइटेड थी क्योंकि उनकी मेहनत रंग ला रही थी। एक इंजीनियर ने धीरे से कहा, ये अलाइन हो तो रहा है ना? सब स्क्रीन पर देख रहे थे। बूस्टर धीरे धीरे आर्म्स के बीच में लैंड किया और परफेक्ट ग्रिप में वो लटक गया। मस्क ने बहुत ही काम स्टाइल से कहा, परफेक्ट कैच टीम। उसके चेहरे पर वो स्पेशल स्माइल थी। उसे लगा कि मून और मार्स में पहुंचने के लिए उसने एक और कदम आगे ले लिया।
देखिए अभी नारायण मूर्ति जी का 70 आवर वर्क वीक पर बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया है और इलॉन मस्क की टीम में काम करना तो और भी एक रोलर कोस्टर राइड है। और ये मैं नहीं, इलॉन मस्क की टीम खुद कह रही है। फॉर एग्जांपल अशोक इलुस्वामी जो इलॉन मस्क के साथ टेस्ला की ऑटो पायलट टीम में पहले काम करते थे, उन्होंने इलॉन मस्क के साथ काम करने को बहुत ही इंस्पायरिंग और एग्जॉस्टिंग बताया। एक इंटरव्यू में अशोक ने कहा था, देखो इलॉन बहुत ही इम्पॉसिबल लगने वाले गोल को उनके सामने रखते और इलॉन को ऐसा लगता है कि वो उसे 100% अचीव करेंगे। इलॉन अपनी टीम से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी टीम सिर्फ 9 से 5 तक का काम ना करे बल्कि अपनी पूरी जान लगा दे। और ये सारी चीजें कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, लेकिन इन्हीं डेडलाइंस की वजह से हम ऐसे काम कर देते हैं जो हम किसी और के साथ मिलकर काम ना कर पाए। इलॉन मस्क का सिंपल सा प्रिंसिपल है, या तो काम करो या घर वापस जाओ। संजीव शर्मा जो पहले इंडियन रेलवेज में डेप्यूटी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर थे, जिन्होंने इलॉन मस्क के साथ स्पेसएक्स में काम भी किया है, वो कहते हैं कि उन्होंने फैल्कन 9 की टीम में इलॉन मस्क के साथ काम किया है और उनकी टीम का काम था कि रॉकेट वापस आए और इसे दोबारा से इस्तेमाल किया जाए। उनका कहना है कि इलॉन मस्क के साथ काम करने का एक ही मतलब है कि आप रात और दिन के बीच का फर्क नहीं समझते। इलॉन मस्क हर एक छोटी चीज में परफेक्शन चाहते और जो उन्होंने डेडलाइन रखी है उसके साथ वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। और ये वर्क कल्चर हर इंसान के लिए नहीं है, ये चीज सिर्फ वही लोग हैंडल कर सकते हैं जो एक्चुअली में लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अब वैसे आपका क्या ख्याल है कि हमें 70 आवर पर वीक काम करना चाहिए या नहीं? वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक, ये सारी स्क्रिप्ट हमने बताई है आपको इलॉन मस्क की बुक जो कि वॉल्टर आइजैक्सन ने लिखी है। अगर आप इस बुक को डिटेल में हिंदी में सुनना या पढ़ना चाहते तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 200 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है और हर हफ्ते हम इसमें एक फ्री बुक समरी ऐड करते रहते हैं। यहाँ पर पेड सब्सक्रिप्शन भी है, तो अगर आप नॉलेज में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।